सो हे गाइस, मैं हूं मेज और आपका स्वागत है मेज लाइफ फिजिक्स चैनल में। आज हम करने वाले हैं 20 न्यूमेरिकल्स। सो 20 क्वेस्ट। अगर तुम गेम खेलते तुम्हें पता होगा क्वेस्ट क्या होता है। तो इस 20 क्वेश्चंस के अंदर तुम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर को कंप्लीटली कवर्ड कर लोगे और साथ ही साथ तुम जब ये एग्जाम में आएगा तुम्हारे नीट पे जेई में तो आराम से तुम इसको फोड़ पाओगे। सो without delay, let's get started. So, हमारा पहला क्वेश्चन है calculate the E in EV of photon of light with lambda of 620 मतलब wavelength इसकी 620 नैनोमीटर दी हुए mm। So, अब इसको करेंगे कैसे? अगर तुम्हें पता है तो अभी वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो और फिर रिज्यूम करो। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं करके दिखाता हूँ। हमें क्या दी हुई है? लैम्डा जो कि है 620, बस इतना लिखो। अब हमें क्या पूछा? ई की वैल्यू हमें पता नहीं है, जिसको हम लिख लेते हैं एक्स। मैंने क्या बताया था पहले? मैंने बताया था E इक्वल्स टू 1240 अपॉन लैम्डा, जो कि लिख लेगा हमारा 1240 अपॉन 620 ये का तो। और 62 इंटू 2 कितना होता है? 124 मतलब 2.0। हमारा आंसर क्या निकला? एनर्जी निकली ई में अगर निकालेंगे तो E इक्वल्स टू 2.0 EV। इससे हमें क्या देखने को मिला? इससे हमें ये देखने को मिला कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम एनर्जी, और इसी के हिसाब से इसका ऑपोजिट भी है, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम वेवलेंथ। जैसे तुम्हारा बैंक बैलेंस हो, खर्चे ज्यादा है और तुम कमाते बहुत कम हो, बस वैसे ही समझ लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि तुम्हें दिया हुआ एक 100 वॉट का सोडियम लैम्प। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूरी ने लिखा है, पर तुम्हें समझा दे रहा हूँ। तो एक 100 वॉट का सोडियम लैम्प है और वो रेडिएट कर रहे एनर्जी यूनिफॉर्मली। बढ़िया बात है। अब क्वेश्चन सुनो, वो कितने फोटॉन्स निकालेगा पर सेकेंड? पर सेकेंड मैंने तुम्हें वेवलेंथ दी हुई है 589। तुम करोगे कैसे? अब अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम ऐसे करोगे। अब तुम्हें एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, इक्वल्स टू एच ई अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा? इसको तो अप्रॉक्स निकालोगे तो वो निकलेगा 3.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। बढ़िया बात है। पर अब तुम्हें एक वैल्यू मिल गई, तुम्हें एक और वैल्यू मिल गई, अब लास्ट में तुम्हें वैल्यू निकालनी है एन की। ठीक है, निकलेगा कैसे? तुम निकालोगे इस फॉर्मूला के थ्रू, P इक्वल्स टू एन एन इंटू ई। ठीक है, अब n को इधर रखो, e को इधर ले जाओ, तो P अपॉन ई इक्वल्स टू एन, जो कि बन जाएगा हमारा 100 अपॉन 2.96। नहीं, रुको, ये तो आंसर हुआ। इसके नीचे रखेंगे हम 3.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 2.96 इंटू 10 टू द पावर 20। ठीक है, बढ़िया बात है। तो आराम से सॉल्व हो गया। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि इनको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए और तुम्हारे फंडामेंटल और बेसिक बहुत बढ़िया क्लियर होना चाहिए। तुम्हें पता हो कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है और कैसे करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? फाइंड मोमेंटम ऑफ एक्स रे। तो तुम्हें एक मोमेंटम निकालना है एक्स रेज का, जिसकी एनर्जी है 3 MeV। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको जूल्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये तुम्हारे स्टैंडर्ड उसमें नहीं है, क्या कहते हैं, इक्वेशन में बोलेंगे या फिर तुम्हारे नंबर्स में नहीं है। इसको जूल्स में निकालेंगे और जूल्स में निकालने का होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करो। जब तुम इसको सॉल्व करोगे जो तुम्हें आंसर मिलेगा
उसको तुम डालोगे P इक्वल्स टू E अपॉन C। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट पता है, तुम्हें एनर्जी पता है, P निकालो, बस सिंपल सा है। अब तुम्हें एनर्जी, अगर तुम्हें लाइट की स्पीड अगर पता है और एनर्जी पता है तो एकदम आराम से हो जाएगा, बच्चों का खेल है। तो आंसर तुम्हें मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21, और इसकी वैल्यू क्या होगी, केजी मीटर पर सेकेंड। बस इतनी सी बात थी, इतना मोमेंटम था। सबसे मजेदार बात, फोटॉन्स का रेस्ट मास 0 होता है पर फिर भी मोमेंटम देके चला गया, क्या बढ़िया बात थी। सो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बस मैंने ब्लैक बोर्ड पे फाई की वैल्यू दी है, तो ये है क्या। सो मैंने ये क्वेश्चन ये बोलता है कि मान लो ये मेटल है, ठीक है। अब मेटल की जो ईवी वैल्यू है वो ये है, वर्क फंक्शन की वैल्यू। सो मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या होगा इस मेटल का, बढ़िया सवाल है। और उसको कैसे किया जाएगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें एक वैल्यू तो पता है, तो फाई की वैल्यू को हम लिख सकते हैं HV0 या फिर V0 और इक्वल्स टू H अपॉन क्या होता है, H अपॉन ये नहीं फाई अपॉन H होता है। अब H क्या होता है मुझे ये पूछना चाहिए था, तो H है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि पहले हमने बात की थी। सो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो बहुत बढ़िया है, 5.16 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। और बस यही है तुम्हारी मिनिमम थ्रेशोल्ड। सो इतना तो तुम्हें मतलब ऐसा समझ लो कि इतनी हर्ट्ज की तुम्हें तो मतलब देना ही देना है। अगर नहीं दोगे तो कोई भी टाइप का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और या तुम्हें जो चाहिए तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, या फिर तुम अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। सो ये तो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसी को हम कहते हैं। और बस क्वेश्चन नंबर 4 इजीली सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ गाइस। सो ये है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने बस सिर्फ दो टर्म्स दिए हुए हैं, एक है तुम्हारी वेवलेंथ और एक है वर्क फंक्शन। पर तुम बोलोगे मेज हम इससे क्या करेंगे। सो क्वेश्चन ये है कि एक लाइट का सोर्स है जिसकी वेवलेंथ है 400 nm, ठीक है, पर उसका वर्क फंक्शन 2.2 है, वो भी सही है। पर अभी भी तुम यही पूछोगे मेज पर इसके आगे हम करेंगे क्या। पर तुम्हें ये निकालना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाँ। सो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा ऐसे। सो E इक्वल्स टू 1240 अपॉन 400। बस 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 हमें E की वैल्यू मिल गई। पर तुम बोलोगे E क्यों चाहिए, मैं बताता हूँ। 0 से 0 का तो 40 से ही होगा, तो बनेगा 3.1 EV, एनर्जी की वैल्यू मिल गई। वर्क और पता है सबसे बड़ी बात, के मैक्स जो होता है वो होता है E माइनस वर्क फंक्शन। सो E की वैल्यू क्या है 3.1, वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या है 2.0, मिला क्या 1.1। बस हमें ये मिल गया। अब इधर से तुम्हें काइनेटिक एनर्जी मिल गई, और यही सेम डिजिट तुम्हारा यूज होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। बस इतना ही इजी सवाल था। अब ऐसा सवाल देख के अगर तुम एग्जाम ना कर पाओ, सो क्या बोला जा सकता है, तो थोड़ी पढ़ाई करो, रिविजन करो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, और उसके साथ इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर से मैं 10 क्वेश्चन कर सकता हूँ और अगली वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन करूंगा। सो 20 क्वेश्चन तुम्हारे कंप्लीट रहेंगे इस चैप्टर के, और उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो मैंने थोड़ा ट्राइपॉड पास पे कर दिया, तुम आराम से देख पाओ। सो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोलता है कि एक वेवलेंथ है जो कि
v दे रहा है और एक और वेवलेंथ है जो दे रहा है 2 लैम्डा है और वो देगा b/13। तो ये सॉल्व कैसे होगा? सो इक्वेशन 1 बनेगी हमारी, इक्वेशन 1 जो कि ev0 अपॉन sc अपॉन लैम्डा माइनस sc अपॉन लैम्डा 0। इक्वेशन 2 हमारी बनेगी ऐसी, e अपॉन v अपॉन 3, और जैसे हमने पहले लिखा था वैसे ही बनेगा। अब चीज़ों को दोनों इक्वेशन को लिखो और सब्स्टिट्यूट करो। सो हमें मिलता है कुछ ये। अब इसमें से इसको हम जब सॉल्व करेंगे और इसमें से सारे एससीओ को निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा 1/3 अपॉन लैम्डा माइनस 1/3 अपॉन लैम्डा 0 इक्वल्स टू 1/2 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा 0। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, सो उसका आंसर हमें मिलेगा लैम्डा 0 इक्वल्स टू 4 लैम्डा। और बस इतना सवाल था और इजी सवाल है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि इतना कठिन क्यों हो रहा है तुम्हारे लिए, कि तुम एग्जाम में जाते हो और तुमसे नहीं हो पा रहा। बस कोशिश तो करो, इतनी इजी सवाल है, लगाए प्रैक्टिस क्या करो। एटलीस्ट 1 घंटा तो दो फिजिक्स के इक्वेशंस के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, तो आराम से हो सकता हो। पूरे साल भर अगर करोगे तो सोचो तुम्हारे लिए जेईई या नीट के वक्त तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला सवाल करते हो। ये काफी इजी सवाल है। कैसे? ऐसे समझो, ये एक लाइट सोर्स है और ये एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल या सोलर पैनल है। ये डिस्टेंस दी है। जब मैं इस पे मान रहा हूँ तो हमें करंट I मिल रहा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 मिल रहा है। बढ़िया है। अब ये डिस्टेंस को मैं डबल कर दी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल इधर ही है, फ्रीक्वेंसी सबको सेम है, तो क्या होगा? गेस करो। और अगर तुमने गेस कर लिया, अब मैं बताता हूँ। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है 1/डिस्टेंस स्क्वायर की। डिस्टेंस अगर हमें 2x कर दिया है, जब तुम उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगी करंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा I/4। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा सेम V0। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी में करंट बनना डिपेंड करता है। बस दैट्स इट। I/4 हो जाएगा, मतलब करंट 4 गुना कम हो जाएगा, बट दैट्स इट। पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, और आखिरी के ये जो 3 क्वेश्चन है वो वर्बल वाले कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि एक लाइट की जो इंटेंसिटी थी वो हमने बढ़ा दी है, फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी बढ़ा दी है, और ये रहा फोटो एक क्या कहते हैं एक सोलर पैनल। इसका के मैक्स कितना बढ़ेगा? इसका आंसर क्या होगा? मतलब सोचो और उसके बाद बताओ। अगर सोच लिया तो इसका के मैक्स बढ़ेगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने पे करंट बढ़ेगा, ना कि के मैक्स। के मैक्स बढ़ता है फ्रीक्वेंसी के चेंज होने पे, फ्रीक्वेंसी तो सेम है। इसका के मैक्स बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ये एक ट्रिक कुछ होता है, लोग सोचेंगे कि शायद बढ़ेगा, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पे। कई बार ये पूछा जा सकता है तुमसे जेईई या नीट के अंदर, मे बी काफी इजी क्वेश्चन है पर तब भी, कि ये जो फोटॉन्स होते हैं इनका मूविंग मास नहीं, मतलब रेस्ट मास हमेशा 0 क्यों होता है? कभी हम इसको वेट में क्यों लिखते हैं? पार्टिकल है, इसका कोई वेट तो होना चाहिए ना। जैसे हम मूविंग में लिखते हैं तो रेस्ट मास में हम इसको 0 क्यों कर देते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है, आइंस्टाइन ने बोला था कि लाइट जो पार्टिकल है वो हमेशा मूव करते रहते हैं। अगर वो रुक जाए एक जगह पे एकदम, आप बोल दे कि नहीं मुझे अब आगे नहीं जाना, मैं थक गया हूं, जैसे कि कई बार होता है फरारी के साथ F1 के अंदर, अगर तुम जानते हो तो तुम्हें पता होगा कि कैसे उनकी कार्स हमेशा रुक जाती है। अगर ये फोटॉन्स या एनर्जी रुक गए, अब नहीं चल सकते, तो उनका वजूद मतलब वो उनका वजूद तक एग्जिस्ट खत्म हो जाएगा। कैसे? तुम ऐसे समझो, लाइट मूव करती तभी तो हम देख पाते हैं। इस वक्त जो लाइट आ रही है, उधर से लाइट आ रही है, तो तुम मुझे देख पा रहे हो, लेकिन अगर रुक जाए तो वो उसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। लाइट क्यों रुक सकती है? तो इसलिए रेस्ट मास हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिंपल सा आंसर है। लोग इतना डीपली नहीं पढ़ाते, पर मुझे पढ़ाना पसंद है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट में समझ में आएगा कि डीपर मीनिंग क्या है उसका। बस अब बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। अब आता है आखिरी क्वेश्चन, कि जब किसी मेटल सरफेस पे लाइट के फोटॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, फोटॉन्स कह सकते हो। जब पढ़ते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो निकलते हैं, जब फोटॉन्स पढ़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कितने डिले में निकलते हैं, कोई टाइम लैग होता है। इसका आंसर जानने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा वेव थ्योरी की तरफ। वेव थ्योरी ये कहती है कि जो वेव होगी पहले वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब अगर मैं इधर आया हूँ तो सबसे पहले मैं इधर आके अपना रोला जमाऊंगा, मैं अपने आके लोगों से दोस्ती करूंगा, उसके बाद उनके बीच में घुलूं मिलूंगा और एब्जॉर्व करवाऊंगा अपनी बातों को, अपने एक स्टाइल को, अपने एटीट्यूड को, और उसके बाद ही जब लोग गुस्सा होंगे मुझसे तो बाहर जाएंगे। क्यों? दे एंड मी, मतलब वो मेरी तरह नहीं है, मुझसे जलते हैं। बस एक बढ़िया मूवी का डायलॉग था ये। सो बात तो ये, तो वेव थ्योरी तो ये कहती है, पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि एकदम इंस्टेंट होता है, गिरा बूम, ये फोटोन गिरी खत्म, बस इलेक्ट्रॉन निकल गया। एकदम इंस्टेंट होता है। जब किसी भी मेटल सरफेस पे गिरता है तो कोई टाइम लैग नहीं होता, कोई डिले नहीं होता। तो वेव थ्योरी को इसने गलत साबित किया था। और हाँ, जो टाइम लैग नहीं होता उसी वजह से एकदम भर के जो फोटॉन्स के पार्टिकल आते हैं तो आराम से काम कर पाते बिना किसी से कोलाइड किए। बस इतने से सवाल थे। अगले पार्ट का नाम और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि कब मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, या तो कल पोस्ट हो जाएगी, परसों पोस्ट हो जाएगी। बस दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज अपने दोस्तों को चैनल शेयर करना, खुद भी सब्सक्राइब करना, उनसे भी सब्सक्राइब करवाना। जेई नीट के लिए अगर कोई तुम्हारा छोटा है उसको भी शेयर करना, जो इस साल पढ़ने वाला है या फिर उसके एग्जाम्स हो। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।